Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Let's have the Hindu analysis dated 18 November 2021. So, let's start today's discussion. The first article states that SEBI unveils the investor charter, more move to ensure transparency, timely delivery of the services. Basically, if we see of the article हमें सेबी का जो न्यू लिस्ट बनाया है, अभी सेबी ने जो न्यू लिस्ट रिलीज़ किया है उसके बारे में बता रहे हैं. So the article says market regulator SEBI on Wednesday came out with an investor charter aimed at protecting the interest of the investors in the security market. The vision of the investor charter is to protect the interest of the investors by enabling them to understand the risk involved in the investment. सो इन्वेस्टर अगर सेबी की बात करें तो सेबी का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव या अगर एम होता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स की वेलफेयर के लिए सेबी का मेन काम किया जाता है. द राइट इनसाइड गेटिंग फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट एंड एक्सपेक्टिंग द रीएड्रेसल ऑफ द इन्वेस्टर्स ग्रीवियंस फील्ड इन द स्कोर्स पोर्टल in the time bound. This also includes getting quality services from the SEBI recognized market. So, SEBI का कुछ do's and don'ts होता है जिसके basis पर SEBI work करता है. वो स्टार्ट बताने से पहले let's study something more about SEBI कि SEBI कब बना, क्या बॉडी है, क्या काम करता है SEBI and all the more things about it. तो सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें सेबी जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या मतलब बेसिकली इट इज़ अ डेवलप्ड बॉडी बनाई गई है. ये कब बनाई गई है तो ये 12 अप्रैल को 1992 में 12 अप्रैल 1992 में इनका एक एक्ट था सेबी एक्ट ऑफ 1992. उसके तहत ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी. ठीक है, और बाय द नेम आप समझ सकते हो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इनका काम क्या है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, उनके वेलफेयर के लिए काम करना. इनिशियली सेबी जो था वो एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था, बट अब सेबी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया है. अप्रैल में 1988 को सेबी जो है उसको एक रेगुलेटर के मतलब उसको एक रेगुलेटर घोषित किया था कि सेबी विल वर्क एज अ रेगुलेटर. बिफोर दिस एक्ट 1988 तक उसको एक रेगुलेटर का नाम दिया था एंड बाद में जब उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया तब 1992 में प्रॉपर एक्ट के अंदर इसको एक बॉडी बनाई गई. सेबी का मेन हेडक्वार्टर इज़ इन मुंबई. ठीक है, और रीजनल जो है दैट इज़ अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली, ये उनके रीजनल ऑफिसेज हैं. ओके, उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको जानना ज़रूरी है, अगर सेबी के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेबी कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन जो हेड पर्सन होंगे, चेयरमैन उनके हेड विथ सेवरल होल टाइम एंड पार्ट टाइम मेंबर्स. सो सेबी ऐसा नहीं कि इट ओनली हैज़ अ फुल टाइम मेंबर, इट ऑल्सो हैज़ अ पार्ट टाइम मेंबर्स. और अलग अलग इसमें कमिटीज़ बनाई जाती हैं जो कि हर एक इश्यूज़ और बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ पे वर्क करते हैं. सेबी के अंदर जब 2014 में अमेंडमेंट लाया गया सेबी में तो एक नया ट्रिब्यूनल बनाया गया बाय द नेम ऑफ सैट, जो कि है सिक्योरिटीज एपेलेंट ट्रिब्यूनल. ये जो ट्रिब्यूनल था इट वाज आल्सो टू सेव द इंटरेस्ट कि अगर किसी के साथ फ्रॉड हुआ है, किसी का पावर छीना गया है या किसी के साथ कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस हुआ है तो उनको जस्टिस जो है ये ट्रिब्यूनल उनको प्रोवाइड करेगा. ठीक है, और ये सैट जो है ये बेसिकली 2 प्रिसाइडिंग उसके ऑफिसर्स होते हैं. एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है और 2 अदर मेंबर्स होते हैं. ऐसे 3 लोग का एक ट्रिब्यूनल बनता है जो कि ऐसे केसेस पर डिस्कशन करके डिसीजन आपको प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो सेबी एज अ बॉडी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अगर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एमसीक्यू में स्टेटमेंट्स दे दिया जाएगा सेबी के बारे में तो यू विल बी एबल टू क्लासीफाई अगर आप उसके बारे में नॉलेज रखोगे. ठीक है, नाउ सेबी के बाद अब नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं. The next article states that Zing tightened the control over PLA. PLA is Public Liberation of Army. रिसेंटली रिपोर्ट हमें बता रहा था कि जो उधर के हमारे लाइक हमारे नहीं बट जो चाइना के मेन स्पोक्स पर्सन है जिंगपिंग, उन्होंने जो है
उनका जो पीएलए बॉर्डर पॉलिसीज़ में चेंजेस लाए हैं, और उन्होंने मेजर बोला है कि वी विल ब्रिंग मेजर ऑपरेशंस एट दी बॉर्डर सिक्योरिटी। एग्जैक्टली नहीं बताया है कि किस मेजर बॉर्डर सिक्योरिटी या किस मेजर ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, बट सिर्फ एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया। और मिस्टर जिंग का इसमें रोल इसके लिए है बिकॉज वहाँ के डिफेंस के जो हेड हैं वो जिंग है। जैसे हमारे यहाँ पे द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द डिफेंस और आर्मी और द नेवी, वैसे सिमिलरली चाइना का जो डिफेंस है उसके जो हेड है वो प्रेसिडेंट है जिनपिंग। So, the new resolution on the history passed last week by China's ruling Communist Party said that President Xi Jinping has tightened the control over the military to address the party's obviously lacking leadership. ये चीज़ चाइना खुद भी मानता है कि उनका जो पीएलए है, पीएलए हैज़ अ critical lacking point, that is the lack of leadership quality or the lack of leadership members. ठीक है, टू सो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए मिस्टर सिंह ने बोला कि अब से मैं हेड करूँगा सारे ऑपरेशंस, और वहाँ पे बॉर्डर पे अलग अलग ऑपरेशन कंडक्ट करवाने वाले हैं। सो नो स्पेसिफिक्स में यही बताया है कि इट डज नॉट स्पेसिफाइज व्हाट दोज मेजर ऑपरेशंस वर। चाइना हैज़ अनरिजॉल्व लैंड डिस्प्यूट्स। अगर लैंड डिस्प्यूट्स की बात करें तो इंडिया और भूटान दोनों ही कंट्रीज़ के साथ कंटिन्यूस उनका लैंड डिस्प्यूट है। ठीक है, तिब्बत के साथ भी है, बट तिब्बत को तो उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया है। भूटान की बात करें तो 2020 में भी हमने देखा था सैंगटेंग नेशनल पार्क का इशू। सो इंडिया और भूटान के साथ उनका जो लैंड डिस्प्यूट्स है वो बहुत सारे अलग अलग इश्यूज़ पे है, और ये नोटिस में आया है कि अप्रैल 2020 के बाद से चाइना ने बहुत सारे मल्टीपल ट्रांजैक्शन अक्रॉस एलएसी करवाया लद्दाख के तरफ, जो कि एक क्राइसिस सिचुएशन पैदा कर रहा है इन दैट bounding areas. The armed forces have remained committed to carrying out the military struggles in the flexible manner to counter the military provocations. ठीक है, उसी के साथ मेजर जो ऑपरेशन उन्होंने बोला है, जो मेजर ऑपरेशन वो कंडक्ट करेंगे, उन्होंने ये बोला कि इट विल बी रिलेटेड टू डिफेंस। ठीक है, डिफेंस के साथ ही बॉर्डर प्रोटेक्शन, मैरीटाइम राइट्स, काउंटरिंग टेररिज्म, फिर रेस्क्यू एंड रिलीफ फंड्स, फाइटिंग कोविड पैंडमिक, ये सब चीज़ों को उन्होंने उनके मेजर ऑपरेशन में इंक्लूड किया है। स्पेसिफिकेशन नहीं बताया है कि किस वे में वर्क करेंगे, बट सिर्फ ऊपर में मेन टॉपिक्स बता दिया है कि मेजर ऑपरेशन में हमारे मेन थीम्स या टॉपिक्स ये रहेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ है क्रिटिसिज्म ऑफ प्रेसिडेंसर। So much of the new resolution focuses on emphasizing Mr. Xing's leadership and calling for the party to support his core status. It only briefly mentioned Mr. Xing's presidency and implicating the crisis some aspects of their leadership including the military matters. So ये चीज़ बताया गया है कि उनके प्रेसिडेंटर्स या उनके हेड होने के बावजूद मिस्टर जिंग ने अपने हाथ में चीज़ें ली हैं टू सॉल्व द इश्यूज, बिकॉज उनको भी लगता है कि देयर इज़ अ लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटी व्हेन इट कम्स टू चाइनाज डिफेंस पार्ट। दूसरा है वर्किंग विगरसली। सो पीपल फोर्स को डेवलप करने के लिए वहाँ के पैरामाउंट इम्पोर्टेंस बढ़ाए गए हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और सिस्टम्स को वर्क करने के लिए दे हैव स्टार्टेड वर्किंग रिगरसली। उनका जो सेंट्रल कमिटी एंड सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, उन्होंने पूरी तरह अपने सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की है टू ब्रिंग ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग दी मेंबर्स। सो इट इज़ नोटेड हाउ ग्रेव वायलेशंस ऑफ पार्टी डिसिप्लिन एंड स्टेट लॉज इंक्लूडिंग दोज इन वायलेटिंग the and involving boxing and अलग different members. So they are started working rigorously. Let's see border disputes को लेकर वो लोग exactly क्या क्या operations develop करते हैं। बट एक चीज़ है कि ये चीज़ जानने के बाद इंडिया भी चुप नहीं बैठेगा। इंडिया को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि एनी टाइम द सिचुएशंस द सिनारियो कैन चेंज, और इंडिया भी खुद को उस हिसाब से वेल प्रिपेयर्ड रखेगा इस सिचुएशन को लेकर। ओके, so now we'll move to the next article. The next article states Maldives rejects India out campaign.
नाउ इंडिया और मालदीव के रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो हमने बहुत पहले से देखा है, आगे भी हम पढ़ेंगे इंडिया मालदीव के रिलेशन में, कि मालदीव एंड इंडिया के रिलेशंस आर वेरी क्लोज्ड, दे ऑलवेज हैव एन अलाई। और बीच में एक रूमर उठा था सोशल मीडिया के थ्रू कि मालदीव्स में एक कैंपेन चल रहा है बाय द नेम ऑफ इंडिया आउट, जो कि रूमर इस तरह फैला कि मालदीव जो है इंडिया का सपोर्ट या इंडिया का अलाई छोड़ने वाला है, कनेक्शंस तोड़ने वाला है, जिसको क्लैरिफाई किया वहाँ के गवर्नमेंट ने, स्टेटिंग दैट कि इंडिया ने हमेशा से हमारी मदद की है, इंडिया और हमारा रिलेशन हमेशा से बहुत अच्छा रहा है, तो ये चीज़ कभी नहीं रहेगा कि वी विल रिजेक्ट इंडिया या वी विल किक आउट इंडिया आउट ऑफ ऑल दी रिलेशन दैट वी करंटली हैव। So Maldives rejects India out campaign. ठीक है, India has always been Maldives' closest ally and trusted neighbor, government says. The government of Maldives on Wednesday said it is strongly rejected attempt to spread the false information and criticizing its ties with India, its closest ally and trusted neighbor. The statement issued by Ministry of Foreign Affairs said allegations and bilateral cooperation between both the countries are sovereign and it is unsubstantiated. ठीक है, तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर करने की कोशिश की कि हमारा रिलेशन अच्छा है और हम किसी भी तरीके से ये कोशिश नहीं कर रहे कि इन मालदीव से अलग होना है या फिर इंडिया से रिलेशंस अलग करने हैं। सॉलिस पॉलिसी अगर मैं बताऊं, जो मालदीव के हमारे हेड हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट है, उनका पॉलिसी हमेशा से रहा है, मैं आगे आप लोग को देखेंगे कि वो लोग नेबर फर्स्ट पॉलिसी प्रेफर करते हैं, इंडिया भी हो या मालदीव्स भी हो, जिसको कितने बार ऑपोजिशन ने क्रिटिसाइज़ किया है या जिसने को कितने बार हमारे ऑपोजिशन ने ये बोला है कि ये पॉलिसी को चेंज करना चाहिए या इंडिया के अगेंस्ट इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं रखना चाहिए, इंडिया के अगेंस्ट बॉयकॉट का सिचुएशन लाने की ऑपोजिशन पार्टी में मालदीव्स में ये कोशिश की गई थी। ठीक है, पर मालदीव्स भी नहीं छोड़ना चाहता बिकॉज इट गिव्स डायरेक्ट बेनिफिट्स टू इट। कैसे डायरेक्ट बेनिफिट्स अगर मैं बात करूं तो मैरीटाइम सर्वेलेंस हो गया, रिकंस्ट्रक्शंस हो गए, ये सब चीज़ों में मालदीवियंस पीपल को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। उसी के साथ ही साथ अगर ट्रांस बॉर्डर टेरिटरी हुआ, नार्को टेरिफिक हुआ, क्लाइमेटिक चेंज, साइबर सिक्योरिटी, ये सब चीज़ों में इंडिया और मालदीव्स ने साथ में सारे काम किए हैं और कर रहे हैं। सो इट इज़ एक्चुअली बेनिफिटिंग बोथ द कंट्रीज़। इंडिया का रिस्पॉन्स भी ये था कि इंडिया एज अ नेशनल वन ऑफ द नेशंस, मालदीव का रिलेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक गिव एंड टेक रिलेशन दोनों कंट्रीज़ के बीच में हमेशा से रहा है, जिसकी वजह से मालदीव्स गवर्नमेंट ने क्लियर किया कि हमारा रिलेशन इंडिया के साथ अच्छा है और किसी भी तरह का किक आउट नहीं होगा। वी आर रिजेक्टिंग दिस नॉर्म कि हम इंडिया के साथ कनेक्शंस तोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ। नाउ टॉकिंग अबाउट द मालदीव्स एंड इंडिया रिलेशनशिप, सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया एंड द मोदी गवर्नमेंट, तो दैट इज़ अबाउट द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है, क्योंकि वन ऑफ द रीज़न इज़ द इंडियन ओशन। हम सबको पता है इंडियन ओशन में इंडिया का कितना इंपॉर्टेंस है एंड बीइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंट्री ऑफ इंडियन ओशन, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ ने हमेशा से नेबर फर्स्ट पॉलिसी निकाला है या फिर प्रॉमिस किया है, बट कहीं ना कहीं प्रो चाइना चीज़ें भी दिखने लगी है। हमारे जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन, उनके अंडर में थोड़ी चीज़ें चेंज होती हुई दिखी थी बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, बट करेंटली वो चीज़ नहीं है। This can be reflected in the recent India Out campaign led by Abdullah Yemen. ये जो अब्दुल्ला येमेन है, मिस्टर अब्दुल्ला येमेन, ये ऑपोजिशन पार्टी के अभी लीडर है, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे पहले मालदीव्स के। उन्होंने ये चीज़ चालू किया अगेंस्ट द इंडियाज़ मैसिव डेवलपमेंट एंड फंडिंग फॉर क्रिएटिंग फिजिकल सोशल कम्युनिटी। While India Maldives relations have always been very close, cordial and multi-dimensional. ये चीज़ बोलना कि दोनों के रिलेशंस ख़राब होंगे वो जायज़ नहीं रहेगा। सेकेंडली अगर हम बात करें तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में वी ऑलवेज़ हैव अ जियो स्ट्रैटेजिक
इम्पोर्टेंस, जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस अगर मैं बात करूँ, डिस्पाइट ऑफ मालदीव बीइंग अ स्मॉलेस्ट एशियन कंट्री या स्मॉलेस्ट एरिया वाइज कंट्री, बट जोग्राफी के लिए अगर हम बात करें तो मालदीव इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट जोग्राफिकली डिस्पर्ड कंट्री, ठीक है। 960 किलोमीटर्स का ये रेंज के पास वाला एरिया है मालदीव्स का। एंड स्ट्रैटेजिकली अगर इंडियन ओशन से बात करें तो इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन ओशन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ भी बोली जाती है कि मालदीव इज़ द टोल गेट इन इंडियन ओशन। बिकॉज अगर मालदीव का अगर आप जोग्राफिकल लोकेशन देखोगे सो इंडियन ओशन की सदर्न एंड नदर्न पार्ट्स में वो लाई करता है। एंड इट हैज़ अ इम्पॉर्टेंट सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको SCOL भी बोला जाता है। इट हैज़ अ सी लेन ऑफ कम्युनिकेशंस विथ ऑल द इंडियन ओशन कंट्रीज। उसके बाद दूसरी चीज़ अगर हम देखेंगे तो दैट इज़ इंक्रीजिंग दी मैरिटाइम एक्टिविटीज़। सो एज मैरिटाइम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें, रिसेंटली इंडियन ओशनिक रीजन्स में हमने बहुत ज़्यादा राइज देखा है ऐसे कॉम्पिटिशन्स की, अलग अलग मिलिट्री एक्सरसाइज के, जिसमें मालदीव और इंडिया भी अपने एक्सरसाइजेज एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करता है। कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स देखें, सबसे पहला है सिक्योरिटी कॉपरेशन। So through the decades, India had rushed emergency assistance to Maldives whenever sought, क्योंकि 1988 में जब ये पहला अटेम्प्ट हुआ था वहाँ के प्रेसिडेंट अब्दुल गमून की तरफ से, तब इंडिया ने उनको पैरा ट्रूप्स और नेवी वेसल्स दिए थे, जिसको हम लोग ने ऑपरेशन कैक्टस बोला था। ऑपरेशन कैक्टस के बारे में पढ़ना, इट वॉज एन हेल्प, इट वॉज एन एड गिवन टू मालदीव्स बाय इंडिया। उसके बाद अगर बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट, 2014 में अगर आप लोग ने 2004 में अगर आप लोग ने पढ़ा होगा, 2004 में एक वाटर क्राइसिस अगर बोलूँ या फिर डिजास्टर क्राइसिस आया था, सुनामी एंड ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस, जिसमें इंडिया ने अगेन उनको असिस्टेंस दिया था। फिर उसके बाद अभी अगर करेंटली हम बात करें तो इट इज़ अबाउट द कोविड पैंडमिक सिचुएशन। इस टाइम पर भी मालदीव का वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशरी, उनको जो असिस्टेंट था वो इंडिया ने दिया था, बीइंग अ नेबरिंग कंट्री। देन उसके बाद मिशन सागर, सागर के बारे में, जो सागरमाला है, सागर क्या है, बेसिकली कनेक्टिंग दी ब्लॉक्स, पैंडमिक के सिचुएशन में कमोडिटीज़ उनको प्रोवाइड करना, मिशन सागर के अंडर उनको दिया गया था। पीपल टू पीपल अंडर कॉन्टैक्ट भी रखा गया, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ पे स्टूडेंट एक्सचेंज हुआ जाता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड किया जाता है दोनों ही कंट्रीज़ को। एंड उसके साथ ही अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक कॉपरेशन, टूरिज्म इज़ द मेन स्टे। टूरिस्ट, क्योंकि आज भी अगर देखेंगे इंडिया से बहुत लोग मालदीव जाते हैं फॉर टूरिज्म पर्पस, तो इट गिव्स एन इकोनॉमिक बूस्ट टू बोथ ऑफ दी कंट्रीज। वही मालदीव्स के भी लोग आते हैं इंडिया में टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस, सो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बहुत है मालदीव्स और इंडिया का, वी स्पीक ऑफ बोथ ऑफ दी रिलेशनशिप। So this are some of the good relationship that India and Maldives practice, and इसको आप आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो when it comes to India Maldives relationship. So now we'll move to the next article, that is controversies around the final draft of citizenship in Assam. So जिसके ऊपर हम 2019 से क्राइसिस देख रहे हैं, जिसको NRC बोला जाता है, CAA बोला जाता है। सो ये आर्टिकल में हम देखेंगे कि NRC क्या है, कब स्टार्ट हुआ, पहले भी हमने देखा है, बट इट विल गिव यू अ ब्रश अप टू द नॉलेज दैट आपने पहले से पढ़े होंगे। तो स्टोरी सो फार में नोटिस ये किया गया था कि कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर ये चीज़ बोला था कि NRC इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जो कि आसाम से स्टार्ट किया गया था। रिसेंटली देखा गया तो बीजेपी गवर्नमेंट ने ये बोला कि ये जो NRC लिस्ट है इसको रीवेरिफिकेशन करो, बिकॉज देर इज़ चेंज नीडेड इन इट, ठीक है। बीजेपी गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया NRC के करंट फॉर्म को और बोला कि इसमें रीवेरिफिकेशन करने की ज़रूरत है, बिकॉज उन्होंने ये बोला कि देर आर मैनी इलीगल माइग्रेंट्स जो अभी भी इंक्लूडेड है इस रजिस्टर्ड लिस्ट में, जिसकी वजह से जो जेन्युइन सिटीजन्स है उनको बाहर निकाला गया है। हमने नोटिस किया था कि इंडिया के सोल्जर का नाम इलेक्शन लिस्ट में नहीं था, ठीक है। तो बीजेपी गवर्नमेंट का ये बोलना है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स है दे हैव देयर नेम्स इन द लिस्ट, वेयर एज द जेन्युइन सिटीजन्स डोंट हैव देयर नेम। देयरफॉर उन्होंने एफिडेविट साइन किया हाई कोर्ट में और बोला कि ये जो इलीगल फॉरेनर्स हैं, ठीक है, जिनका भी ऐसे नेम्स हो उसको उसमें से हटाया जाए और एक अपडेटेड प्रॉपर लिस्ट बनाया जाए। सो द फर्स्ट ड्राफ्ट वॉज सबमिटेड इन 2018,
ठीक है। देन फिर अगेन 2019 में सबमिट किया गया था, जिसमें अभी तक ऐसा बोला जाता है 41 लाख ऐसे लोग थे जो जेन्युइन सिटीजन्स थे, जिनका नाम उसमें नहीं था। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ व्हाट इज़ एनआरसी। एनआरसी के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, देन ऑल्सो इट इज़ ब्रश अप हो जाएगा आपके लिए एक। एनआरसी वॉज फर्स्ट क्रिएटेड इन 1951 in Assam to determine those born there and therefore Indians who might be a migrant foreign from the East Pakistan, that is Bangladesh. So the register was updated on 31st August 2019. Out of 3.929 crores application, only 19 lakh were excluded from the final draft. इसकी वजह से बोला गया कि जब से ये बनाया है तब से अगर 2018-19 की बात करें तो उसमें बहुत सारे अपडेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जो एक्चुअल सिटीजन्स हैं उनको अभी तक इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, विच इज़ मस्ट नीडेड। दूसरी चीज़, what is the background to update the NRC? It is the culmination of Assam Accord signed in 1985 after the 6-year long Assam agitation for detection and deportation of foreigners. The Assam Public Work moved the apex court in 2009, following which process was revived, and in 2013, following court's directive, a notification to update the registration was published by official gazette. अभी भी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कैसे अपडेट किया जाएगा या कब अपडेट करेंगे, जिसमें जो जेन्युइन सिटीजन्स हैं उनको वो लोग कंसिडर करें। और जहाँ तक राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑफिस की बात की गई थी, तो उनका ये मानना है कि हमारे सेक्शंस जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं कि जो डाउटफुल सिटीजन्स हैं उसका अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक है वो अब तक नहीं बोल सकते। आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से या प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपके लिए जानना ज़रूरी है एनआरसी है क्या, कौन से स्टेट से स्टार्ट हुआ, कौन से साल स्टार्ट हुआ, ताकि जो एलिमिनेशन टेक्निक भी अगर आप यूज़ करो तो आपको दिक्कत ना हो। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल हमारा आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, सेइंग दैट सब्ज बुर्ज रीस्टोर्ड टू इट्स मुगल एरा ग्लोरी। ठीक है, सब्ज बुर्ज की अगर हम बात करें ये इस पर 3 इयर्स तक एक रिसर्च किया गया, जिसके बाद वो लोग ने जो इस पर जो धूल मिट्टी की परत लगी थी, ठीक है, उसको हटाया एंड देन ट्राई किया स्टडी करने का, एंड इट रिवील्ड कि वहाँ का पेंटिंग सीलिंग का एक्चुअल यूनिकनेस क्या है उसके बारे में। ठीक है, आर्टिकल देख लेते हैं। पहले आर्टिकल क्या बताना चाहता है। 3 years of scientific cleaning to remove the plaster has revealed surviving the painting ceilings। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था कि ये जो इसका जो जोग्राफिकल लोकेशन है, जहाँ पर जिस टेरेन में ये है, वहाँ से अप्रॉक्सली लैक्स में व्हीकल्स पास होते हैं। उतना पॉल्यूशन वहाँ से पास आउट होता है, उस पर चिपकता है, उतना गंदा हो गया था वो। Hidden in the plain sides of traffic islands of Mathura Road, with estimated of 60 lakh vehicle passing annually, is one of the Delhi's earliest Mughal era monument, जिसको सब्ज बुर्ज बोलते हैं। It has been conserved and reserved over the past years. इमेंस सिग्निफिकेंस में क्या बताया है। ये जो टोम है ये 1513 में बनाया गया था, जिस पे एक्चुअली कोई मार्किंग पॉइंट नहीं है कि ये टोम का इम्पोर्टेंस क्या उस टाइम पे नहीं पता चला था। हावेवर उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। एक इम्पोर्टेंस इसका है, दैट इज़ द डबल डोम स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो अगर स्ट्रक्चर देखोगे इंटरनली, इट हैज़ अ डबल डोम स्ट्रक्चर, जो कि प्योर गोल्ड और लैपिस में कवर कंजर्व किया गया था, इसको पेंट किया गया था। इट इज़ थॉट टू बी द अर्लीस्ट सर्वाइविंग पेंटिंग सीलिंग्स ऑफ एनी ऑफ द मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। कंजर्वेशनिस्ट, क्योंकि अगर मुगल एरा बात करें या फिर हम लोग सल्तनत की बात करें, तो सल्तनत भी हमारा 1526 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 1526 को ख़त्म हुआ और उसके बाद फिर हमारा मुगल एरा स्टार्ट हुआ। लॉन्ग टाइम इट हैज़ टेकन, जिसकी वजह से इसको वन ऑफ द टाइम बताया जाता है।
So conservationists believe that painting on the ceiling has a floral motifs and pretends similar work, जो कि हमारे मिनिएचर पेंटिंग्स और जो मुगल एरा में मिनिएचर पेंटिंग्स और टेक्सटाइल्स होते थे उसकी तरह सिमिलर आर्ट वर्क इसमें दिखा रहे हैं या दिख रहा है वो. The missing glazed titles on the domes and the tall elongated drums on which the rest have been restored. Originally एक टॉर्टस ब्लू ह्यू था, वो एक ये है हमारा, अगर मैं बात करूँ जैसे मार्बल होता है वैसा एक एलिमेंट है. ठीक है. ओरिजिनल टाइल्स जो है इसका अब आज भी प्रिजर्व किया जाता है, जिसका ग्लेज जो शाइन है वो आज तक नहीं गया है. ठीक है. सो अगर इसका ओरिजिनल या जेनेसिस की अगर हम बात करें, सो हमारा जो आगा खान ट्रस्ट ऑफ कल्चर है, ठीक है, सेड दैट द आर्ट कंजर्वेटर्स स्पेंड 3 years in the scientific cleaning to remove the plaster and chemical layers to reveal the extents of surviving पेंटिंग सीलिंग. सो इट इज़ रिवील्ड कि 3 साल इनको लगा उस पेंटिंग के बारे में जानने के लिए और ये मॉन्यूमेंट के बारे में पढ़ने के लिए. एग्जैक्टली अगर इस मॉन्यूमेंट के बारे में बता तो ये एक हुमायूं का टोम है, जो कि ओरिजिनली उनका जो गार्डन था वहाँ पर एनक्लोज या फिर वहाँ पे बनाया गया था. हुमायूं के अंडर हमने नोटिस किया था कभी भी कि हुमायूं ने अपने अंडर जितने भी आर्किटेक्चर बनाए हैं, एक यूनिक फैक्टर था, दैट वाज द गार्डन अराउंड द टोम. तो ये भी वन ऑफ द हुमायूं टोम था, गार्डन में एनक्लोज विद द गार्डन. और कंजर्वनिस्ट ये बोलते हैं कि उस टाइम ये जो महल अभी फ़िलहाल आगा खान ट्रस्ट ऑफ कल्चर के अंडर आता है विद द पार्टनरशिप ऑफ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि इसको कंजर्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. एंड इट इज़ ओपन टू द विजिटर्स, द टूरिज़्म के लिए टूरिस्ट आते हैं. सो दैट वॉज अबाउट दिस सब्ज भुज. आई थिंक सो आज का आर्टिकल क्लियर हो गया होगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.